ये हरित क्रांति का जो काल रहा है 1950 से 60 के दशक के अंत तक रहा है। भारत का भी एक दौर रहा है इसमें। अगर वैश्विक लेवल पे विश्व में हरित क्रांति के जनक को समझें तो ये नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। ये है नॉर्मन बोरलॉग। 1965 में जब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, तब उसी समय एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई और लाल बहादुर शास्त्री ने नाम दिया जय जवान जय किसान। तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि एकल कृषि करने से वो पूरी फसल किसी भी अकाल पड़ने पे, सूखा पड़ने पे, चक्रवात आ जाने पर, अगर कोस्टल एरिया में खेती की जा रही है एकल फसली कृषि, तो वो पूरी फसल नष्ट हो जाती है और पूरे मानवीय समाज के लिए खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाता है। स्वागत है आप सभी का आकार आईएएस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रथम हरित क्रांति काफ़ी सफल रही, जिसने भारत को सामाजिक आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न बनाया और खाद्यान्न उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन क्या कारण है कि वर्तमान परिवेश में भारत में पुनः कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष द्वितीय हरित क्रांति को लेकर के व्यापक विमर्श चल रहा है। द्वितीय हरित क्रांति क्यों आवश्यक है भारत में, और क्यों हरित क्रांति का पहला फेज जो था वो कुछ मायनों में सफल रहा और कुछ मायनों में उसका सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ये अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूपी पीसीएस जीएस पेपर थर्ड या यूपीएससी के जीएस पेपर थर्ड का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है एग्रीकल्चर से संबंधित। मेरा नाम रहबर नवाज है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरित क्रांति का क्या प्रभाव रहा भारत पर और साथ ही साथ क्यों द्वितीय हरित क्रांति की पुनः मांग उठ रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत में हरित क्रांति का प्रभाव और क्यों हो रही है द्वितीय हरित क्रांति की डिमांड। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये ग्रीन रिवॉल्यूशन होता कैसे है। सर्वप्रथम ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने प्रारंभ किया, वैश्विक लेवल पे किसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है और भारत के लेवल पे किसे ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन रिवॉल्यूशन को समझ लेते हैं। हरित क्रांति विश्व में आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पादन बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। यानी हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। विश्व भर में कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तरीकों, तकनीकों का उपयोग पहले नहीं होता था, जिसके वजह से कृषि उत्पादन में वृद्धि अपेक्षाकृत नहीं हो पाती थी। जनसंख्या तो तीव्रतम विकास की ओर था, लेकिन खाद्यान्न की उपलब्धता उतनी नहीं हो पा रही थी। तब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन निकल करके सामने आया। पहले कई देशों में खाद्यान्न की अपर्याप्तता होना एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन परंपरागत कृषि से उत्पादन कम हो रहा था। इन सभी देशों में भारत की समस्या भी कुछ ऐसी ही थी। इसलिए इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए यह जरूरी था कि विश्व भर में कृषि क्षेत्र में आधुनिक तरीकों और तकनीकों का उपयोग किया जाए और कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाए। जैसे कि आधुनिक उपज देने वाले किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाए, सिंचाई की सुविधा को सर्वोत्तम किया जाए, ट्रैक्टर, कीटनाशक और उर्वरकों का प्रयोग करके कृषिगत उत्पादन को बढ़ाया जाए। ये हरित क्रांति का जो काल रहा है 1950 से 60 के दशक के अंत तक रहा है। भारत का भी एक दौर रहा है इसमें। अगर वैश्विक लेवल पे विश्व में हरित क्रांति के जनक को समझें तो ये नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। ये है नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वहीं भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं।
और भारत में जो हरित क्रांति का काल रहा है 1960 से लेकर के 70 के दशक के बीच में हरित क्रांति का दशक माना जाता है। उद्देश्य क्या था? उच्च उपज वाली किस्म का उपयोग, सिंचाई सुविधाओं का उन्नयन और अधिक प्रभावी उर्वरकों का प्रयोग। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि हरित क्रांति के जो ये निम्नलिखित पहलू थे, कीटनाशकों का प्रयोग, भूमि जोत का समेकन यानी एकीकृत करना, बहुत बटी हुई भूमि को इकट्ठा करके एक बड़े भू क्षेत्र में परिवर्तित करने को भूमि का समेकन कहते हैं, सिंचाई सुविधा की उपलब्धता, कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण का प्रयोग, ट्रैक्टर का, थ्रेशर का, हार्वेस्टर का प्रयोग, आधुनिक तरीकों और तकनीकों का उपयोग, ये हरित क्रांति के प्रारंभिक मानक थे। अब भारत में हरित क्रांति लगभग 1960 से लेकर के 70-80 तक चला और कृषि उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया का यह दौर ही हरित क्रांति के नाम से जाना गया। 1965 में जब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, तब उसी समय एम एस स्वामीनाथन के द्वारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई और लाल बहादुर शास्त्री ने नाम दिया जय जवान जय किसान। हमारे देश में हरित क्रांति के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और राष्ट्रीय अनाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता मिली। देश में विशेषकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई और इसमें गेहूं और चावल की पैदावार में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई। वर्ष 1967-68 तथा 77-78 के बीच देश में हुई हरित क्रांति के कारण भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश की श्रेणी से निकालकर विश्व के अग्रणी कृषि देशों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो आखिर इसके प्रभाव क्या रहे हैं, फायदे क्या रहे हैं और नुकसान? तो अगर फायदों में देखें तो हरित क्रांति के कारण देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो पाया। वहीं इससे राष्ट्रीय अनाज की पर्याप्त सुरक्षित भंडार इकट्ठा हो पाई और देश के किसान के जीवन में बदलाव और कृषि ने उनका लाभ बढ़ाया। भूखमरी से भारत को बचने में सहायता मिली खाद्यान्न की उपलब्धता से और अनाज की पर्याप्त सुरक्षित भंडार से सूखे तथा अन्य अकाल की स्थिति में सामना करने के लिए एक विशेष भंडारण उपलब्ध हो गया। लेकिन इसके नुकसान क्या हैं? इसके कई सारे नुकसान हैं जो क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था 2019 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जीएस पेपर 3 में कि लघु और सीमांत किसानों पर हरित क्रांति के प्रभावों का वर्णन कीजिए। वहीं यूपीएससी में भी 2005 में हरित क्रांति से संबंधित डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलते हैं और ज्योग्राफी ऑप्शनल में तो प्रत्येक 2 से 3 वर्ष बाद हरित क्रांति के प्रश्न या उससे संबंधित प्रश्न अवश्य देखने को मिल जाता है। तो इसके अगर दुष्प्रभावों की बात करें तो पहला दुष्प्रभाव इस पे पड़ा, मिट्टी की गुणवत्ता कम हो गई। कैसे? क्योंकि अत्यधिक रसायनों के प्रयोग से, अत्यधिक सिंचाई कर देने की वजह से जो जमीन में एब्जॉर्बेशन की जो पावर होती है वाटर की, वो समाप्त हो गई और जब पूरी तरह से जमीन अपनी क्षमता का प्रयोग कर लेती थी, उसके बाद भी पानी का शेष बचा रह जाना, उनमें वाष्पोत्सर्जन की वजह से भूमि में लवणीय मृदा में बदलने का एक कारण मिल गया और ये भूमि अत्यधिक सिंचाई के कारण जो उपजाऊ भूमि थी वो सैलाइन सॉइल में लवणीय भूमि में बदल गया। ठीक है, साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों, कृत्रिम शाकनाशियों के उपयोग से पर्यावरण तथा मृदा प्रदूषण के साथ साथ जो हमारे भूमिगत जल संसाधन हैं उस पर भी इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ आप एकल फसल कृषि को बढ़ावा मिला, यानी सिर्फ गेहूं और चावल की फसल को ध्यान दिया गया उत्पादन के लिए और इससे फसल विविधीकरण पे नुकसान हुआ। एकल कृषि का नुकसान ये है कि अगर सिर्फ एक प्रकार की कृषि की जाएगी एक फसल की, तो अगर उसमें कुछ वायरस लग गए, कुछ जीवाणु उसमें लग गए और उसे नष्ट कर दिया,
तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि एकल कृषि करने से वो पूरी फसल किसी भी अकाल पड़ने पे, सूखा पड़ने पे, चक्रवात आ जाने पर, अगर कोस्टल एरिया में खेती की जा रही है एकल फसली कृषि, तो वो पूरी फसल नष्ट हो जाती है और पूरे मानवीय समाज के लिए खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाता है। फिर वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि इस हरित क्रांति ने क्या किया, बाजारवाद को बढ़ावा दिया। बाजारवाद के बढ़ावे ने नए बिचौलिए वर्ग को पैदा कर दिया, यानी अब जो उत्पादन हो रहा था उसका औद्योगिकरण के माध्यम से कच्चे माल के रूप में उद्योगों तक पहुंचाया जाने लगा और इस प्रकार से किसान जो कि बाजार के मूल्यों से परिचित नहीं थे या फिर एमएसपी का जो निर्धारण बाद में शुरू किया गया, इसी की वजह से इसी वजह से करने का कारण यही था कि बिचौलियों का एक नया वर्ग पैदा हो गया जो किसानों से मनचाहे मूल्यों पर अनाज की खरीदारी करने लगा। ठीक है, साथ ही साथ प्रवसन को बढ़ावा मिला। प्रवसन को क्यों बढ़ावा मिला? क्योंकि जो बड़े भूस्वामी थे जिनके पास बड़ा एरिया था खेत का, वो पहले इसमें पट्टे पर दे करके खेती कराते थे और भूमि के एक टुकड़े का हिस्सा या फिर फसल का एक हिस्सा वो पाटीदार को, जो पट्टे पे कृषि लेकर के करता था, मजदूर था, उसको दे देते थे। अब चूंकि हरित क्रांति आ जाने के बाद जहां मान लीजिए यहाँ 10 हेक्टेयर भूमि में 20 टन उत्पादन होता था, वो अब बढ़ करके 30 से 40 टन होने लगा, तो लाभ तो ज्यादा से ज्यादा पाटीदार को चला जाएगा। तो भूमि स्वामियों ने सोचा कि हम इसे पट्टे पे ना दे करके स्वयं कृषि करेंगे। तो फिर ये जो पट्टे पे कृषि करने वाली मजदूरों की कम्युनिटी थी, इनके पास रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई और वो ये गांवों से शहरों में पलायन करने लगे और फिर शहरों में पलायन करने की वजह से झुग्गी झोपड़ियां बसने लगी और फिर शहरीकरण में अनियंत्रित शहरीकरण और सतत शहरीकरण ना करने की वजह से क्या हुआ, शहरीकरण पे दुष्प्रभाव देखने को मिलता है आज भी। ठीक है, फिर अगला प्रभाव पड़ा पर्यावरण पर। पर्यावरण में जहां मृदा को प्रदूषित होना पड़ा, वहीं जल संरक्षण की बात निकल करके सामने आ गई, क्योंकि इन रासायनिक उर्वरकों के रिसाव के बाद जमीन में फ्लोराइड और नाइट्राइट की मात्रा बढ़ गई। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल और बिहार के पूर्वी इलाके में फ्लोराइड जल की प्रधानता पाई जाती है, नाइट्राइट जल की प्रधानता पाई जाती है, जिसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी बीमारी होने की खतरा बना रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगला प्रभाव पड़ा वो था आधुनिक उपकरणों के प्रयोग, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर के प्रयोग के कारण जो कृषि में पहले से हल चलाने वाले, सोहनी रोपनी जो कहा जाता है, वो लोग करने वाले, इनको जो नौकरियां मिलती थी जो मौसमी रूप से, वो नौकरी समाप्त हो गई, क्योंकि ये कार्य अब मशीनों को प्राप्त हो गया और ये भी प्रवसन का एक प्रमुख कारण, गांवों से शहरों की ओर पलायन का एक प्रमुख कारण बना। तो ये सभी दुष्परिणाम भारत में हरित क्रांति के रूप में देखा गया। तो फिर क्या जरूरत थी दूसरे हरित क्रांति की आवश्यकता के? तो फिर दूसरी हरित क्रांति की डिमांड क्यों हो रही है? क्योंकि इसका एक दूसरा दुष्प्रभाव ये भी है कि इससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। क्षेत्रीय असमानता कैसे बढ़ी? क्योंकि हरित क्रांति उन्हीं क्षेत्रों में सफल हो पाई जहां बड़े किसान थे, छोटे किसानों तक इनका लाभ नहीं पहुंच पाया, बड़े किसानों तक पहुंचा और बड़े किसानों तक पहुंचा तो छोटे किसान कृषि की मुख्य धारा से निकलकर बाहर हो गए और खेतीहर मजदूर बनकर के रह गए या शहरों में मजदूरी करने चले आए। इस वजह से क्या हुआ कि कुछ क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गंगानगर जिला राजस्थान का ये प्रमुख रूप से हरित क्रांति क्षेत्र में सर्वाधिक विकसित हुए, क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि का आकार भी बड़ा था, इन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं भी अत्यधिक उत्पन्न हो पाई, साथ ही साथ इन क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरक पास में लगाए गए और
रासायनिक उर्वरक के कारखाने जो पास में लगाए गए थे, इस वजह से इनका प्रयोग भी सर्वाधिक इस इलाके में हुआ और यहाँ पे उत्पादन बढ़ा। उत्पादन यहाँ पे ज्यादा बढ़ा तो दूसरे क्षेत्रों में अपेक्षाकृत इस क्षेत्र के कम विकास हुआ। इस वजह से क्षेत्रीय असमानता को भी बढ़ावा देखने को मिला। और साथ ही साथ चूंकि एकल कृषि की गई, इसमें एकल फसल कृषि की गई, जिसमें मुख्यतः गेहूं और चावल के उत्पादन पे जोर दिया गया। यही कारण है कि आज विश्व में भारत दाल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, लेकिन फिर भी भारत की इतनी बड़ी आबादी के लिए पर्याप्त रूप से जो मांग है उसकी आपूर्ति भारत की भूमि नहीं कर पा रही है। इसी वजह से भारत में दालों का आयात भी किया जाता है। ठीक है, जितने भी पल्स होते हैं उसमें मैक्सिमम पल्स का आयात अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से किया जाता है भारत में। इस वजह से द्वितीय हरित क्रांति उन क्षेत्रों में करने की बात हुई जिन क्षेत्रों में सूखाग्रस्त है, उन क्षेत्रों में करने की बात की जा रही है जहां अभी भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं मोटे अनाज के उत्पादन में, क्योंकि हम जानते हैं 2023 यूनाइटेड नेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है भारत सरकार की सिफारिश पर। तो मोटे अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ साथ यहाँ पोषण की उपलब्धता और पोषण को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है, क्योंकि मोटे अनाज में न्यूट्रिएंट सर्वाधिक होते हैं। इस वजह से द्वितीय हरित क्रांति की मांग उठी ताकि क्षेत्रीय भिन्नताएं जो उत्पन्न हुई, जिन इलाकों में ये सिमट कर रह गया हरित क्रांति, वहां से निकाल करके अन्य क्षेत्रों तक भी द्वितीय हरित क्रांति का प्रसार किया जाए और इसमें बागवानी फसलों के साथ साथ मोटे अनाज और दाल की फसल को प्रधानता दी जाए, ताकि समग्र रूप से सतत कृषि उत्पादन हो सके और कृषि विविधीकरण, फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिले, ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। अब उर्वरा शक्ति की बात करें तो द्वितीय हरित क्रांति में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करके पुनः कार्बनिक तरीके से ऑर्गेनिक कृषि की बात हो रही है, एक्वापोनिक्स कृषि की बात हो रही है। इस प्रकार अगर आप लिखेंगे आंसर में कि हरित क्रांति क्या थी, उसके दुष्परिणाम और उसके लाभ क्या थे, तो आप सर्वाधिक नंबर गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए आकार आईएएस यूट्यूब चैनल, क्योंकि आकार आईएएस अपने सभी एस्पिरेंट्स को एक ऐसा नॉलेज देना चाहती है कि वो अपने दिमाग में किसी भी टॉपिक को लेकर के एक माइंड मैप बना लें, ताकि उन्हें बार बार रिवीजन करने के लिए परेशान ना होना पड़े। क्योंकि जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में किसी टॉपिक को स्टोर कर लेते हैं विजुअलाइजेशन के माध्यम से, तो बहुत लंबे समय तक हमारे पास रहती है और हम उसका प्रयोग एग्जामिनेशन हॉल में मेंस आंसर राइटिंग में भी कर पाएंगे। तो देखते रहिए आकार आईएएस यूट्यूब चैनल। फिर मिलता हूं अगले किसी एपिसोड में, किसी वीडियो में। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, जय हिंद।